नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर। सर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो एक बिल पेश कर दिया। कहा यह जा रहा है कि वो बिल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भारतीय जनता पार्टी देश में एक नया अध्याय शुरू करेगी। अब चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जैसा दिखाया जा रहा है, किसी पे भी अगर गंभीर आरोप लगते हैं वो 1 महीने से अधिक जेल में चला जाता है तो वो अपने पद पर बना नहीं रह पाएगा। पीछे हमने देखा था कि इसको लेकर के क्या कुछ हुआ, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के मामले में खास करके जिस तरीके की स्थिति रही। ऐसे में भाजपा का ये जो दांव है, भाजपा जो ये कर रही है, उसके पीछे क्या मुख्य वजहें देखते हैं और कितना फायदेमंद दिख रहा है आपको भाजपा के लिए? क्योंकि रिएक्शंस तो जो आ रहे हैं वो ये भी आ रहे हैं कि भाजपा खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो और अब वोट चोरी के चौतरफा आरोप, उससे बहुत बुरे तरीके से मोदी और शाह की सरकार बहुत जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है। अपने ही बोए चक्रव्यूह में, अपने ही बुना चक्रव्यूह जो था उसमें खुद आके फंस गए। निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वैसी सूरत में इनका जो फेवरेट शगल है पिछले 11.25 साल से, वो क्या है कि नैरेटिव को ही बदल दो। और उस नैरेटिव को बदलने का एक सिलसिले के तहत ये 3 बिल लाए जा रहे हैं आज, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि इस सारे को लेकर के जो कुछ घिरे हुए, जो बिहार के अंदर हो, संसद के अंदर पूरा महीना ही चला गया। 21 जुलाई से लेकर आज 20 अगस्त है। 2 दिन का अगर आप ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा छोड़ दें तो उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो ये एक वो प्रयोग था या क्या संयोग था, ये वैसा नहीं है। ये एक सोची समझी चीज है ताकि चीजें रिकॉर्ड पे ब्लैक एंड व्हाइट में ना आए। और जो शुरू से आपने एक बात सुनी होगी पिछले 11.25 साल से या 12 साल से आप कह सकते हैं, और वो क्या थी कि मंशा जो थी मोदी और शाह की, वो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन वो कांग्रेस मुक्त भारत की मंशा नहीं, वो विपक्ष मुक्त भारत बनाने की उनकी मंशा है। और वो आज की नहीं, बहुत पुरानी सोच है उनकी, सदा से। और इसमें जो है, उस पूरी कड़ी के अंदर अगर आप उसका प्रिल्यूड देखेंगे, उसकी भूमिका देखेंगे, उसका पहला कदम क्या था कि सवाल मुक्त लोकतंत्र। पूरा देश 11.25 साल से, चाहे वो संसद हो, चाहे आरटीआई कानून हो, चाहे कोई भी इनकी सरकार हो शासित, किसी भी सवाल का कोई जवाब आज तक दिया नहीं गया। वो बनाया जा चुका है सवाल मुक्त भारत। तो एक तरफा डंका 11.25 साल से बजा करके, और अब जब चारों तरफ से फंस गए हैं तो ये 3 बिल लेकर के आए। आज ही सुबह ही अब बिल वो किया है, सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो बिजनेस रिवाइज्ड बिजनेस होता है उसमें ये मूव किया है। ये बिल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जे एंड के रिओर्गनाइजेशन बिल 2025। तीनों बिलों को संसद की संयुक्त समिति में भेजने का प्रस्ताव भी साइमल्टेनियसली अमित शाह जी रख देंगे आज। इसके पीछे सोच क्या है? जो इसके पीछे मंशा थी वो तो वही मैंने आपको बताया कि सवाल मुक्त लोकतंत्र और विपक्ष मुक्त भारत। लेकिन सवाल ये है कि जो ये नैतिकता का जो था ना, नैतिकता के आवरण में लपेट करके लाया गया, राजनीतिक शुचिता और नैतिकता, उसका जो गर्व होता है, उसकी बढ़िया एक आकर्षक पैकिंग में इसको लाया गया है। लेकिन मुझे लगता है जो ये महान आइडिया है, इसको लाने में इन्होंने बहुत देर कर दी। अब सारे का सारा खेल इनका एक्सपोज हो चुका है। जो इनका सबसे बड़ा अलायंस था, सबसे बड़ा एलाई पार्टनर है निर्वाचन आयोग, वो ज्ञानेश गुप्ता, राजीव कुमार, उन सब का पूरा खेल ओपन हो गया। नंबर एक, जो ये सो कॉल्ड चुनाव प्रबंधन था, आरएसएस यू कर देगा, इतना जबरदस्त बूथ लेवल मैनेजमेंट है, सारा ये है, वो सारा राज भी देश के सामने खुल गया। और अब हालत यह है, अगर पूरे देश के स्तर पर आप देखेंगे, जिस तरीके का नैरेटिव आपने देखा होगा, सबसे पहले महाराष्ट्र में चीजें सामने आई, उसके बाद राहुल गांधी ने कर्नाटक में जिस तरीके का एक्सपोजर किया, और अब जो बिहार में पिछले 4 दिन से, आज तो चलो ब्रेक है, लेकिन लगातार जो यात्रा चल रही है, उससे कहीं ना कहीं जो भाजपाई और भक्त मंडली थी, उनके अंदर भी खुद मोदी सरकार की स्थिरता जो है, स्टेबिलिटी, उस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराने उनको भी लगा है। अभी तक तो वो हिंदुओं को खतरे में मान रहे थे, आज हालत ये है कि उनको मोदी खतरे में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, बेसिकली अभी तो ये जो आप देख रहे हो ना, ऑल ऑफ ए सडन फ्रॉम नोवेयर ये 3 बिल लाए गए, ये केवल शुरुआत मानिएगा। जैसे जैसे ये राहुल गांधी का बिहार वाला मामला आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आएगा और सरकार डिफेंसिव पे जाती चली जाएगी, तो आपको अभी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जो कुछ आप ये देख रहे हैं ना, कि बर्खास्त कर देंगे 31वें दिन और ये कर देंगे, ये अभी केवल ट्रेलर है। एक बार संसद का सत्र समाप्त होने दीजिए, फिर देखिए क्या क्या खेल होंगे। और जो अपनी जो फर्जी जो साख बनाई थी
56 इंची, विश्व गुरु, डंकापति और जो वर्ल्ड लीडर, वो सारी एक एक करके तार तार होती जा रही है। और हालत ये है कि अमेरिका का जो वित्त मंत्री है वो वहां बैठ के ये कह रहा है कि भारत की सरकार ने अपने पूंजीपति रईसों को 13.93 खरब रुपए कमाए रूस के सस्ते तेल से। इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करोगे? जो सस्ता तेल मिल रहा था 30%, वो तो भारत के लिए मिल रहा था या कुछ उद्योगपतियों के आपदा में अवसर था। ये जो सारी चीजें हैं राम प्रकाश जी, उसको छुपाने के लिए ये जो बिलों के तौर पर ये सबसे खतरनाक और भयावह बिल आप इनको कह सकते हैं, इनको लाया जा रहा है। और ये सारे का सारा एक प्रिल्यूड है देश के अंदर एक दलीय शासन प्रणाली, जो अब ये कहते क्या थे, वन नेशन वन इलेक्शन। माफ कीजिएगा, ये उसका पहला अध्याय है जो आज आप देख रहे हैं कि 31वें दिन बर्खास्त कर दिया जाएगा। कोई बीजेपी की सरकार तो बर्खास्त होनी नहीं। सर बर्खास्त कौन होगी? ममता होगी, रेवती होंगे, स्टालिन होंगे, सुखू होंगे और अपने सोरेन होंगे। जितने भी लोग टारगेट पे जो विपक्ष की सरकारें बची हुई कहीं जो इनके चुनावी प्रबंधन से किसी तरीके से बच गए, तमाम कारणों के चलते जो चुनावी प्रबंधन की जद से निकल गए, उनको इस संविधान प्रबंधन के जरिए, कथित संविधान प्रबंधन के जरिए निपटाने की नहीं, एक योजना है, वृहत योजना है। लेकिन सर इसमें केवल हम ये कैसे कह सकते हैं, जैसे सरकार तो ये कह रही है भाई ये तो निश्चित तौर पे बिल जो है वो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक है, तो इसमें तो सभी आते हैं ना। अगर कोई भी भ्रष्टाचार जो करेगा, जिसके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगेंगे, जो 1 महीने से ज्यादा जेल में रहेगा, उसको ये तो कायदन भी पद छोड़ देना चाहिए। ये तो इसमें कुछ नया तो नहीं है और ये कोई ऐसा आश्चर्यजनक बात भी नहीं है कि आपके ऊपर आरोप लगे हो, आप जेल में रहें और जेल से आप सत्ता चलाएं। इससे विपक्ष मुक्त भारत बनाने की अगर बात कही जा रही है या आरोप लगाया जा रहा है, तो वो कैसे संभव है भाई? अगर उसमें प्रधानमंत्री में है, जब प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री पे ऐसा आरोप लग सकता है क्या? क्या संभव है ये चीजें? और विपक्ष की जहां तक रही बात, विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगा करके सरकार को खत्म कर देना, गिरा देना, वहां तक तो चलिए ठीक है, मान लिया जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं भाजपा के पास, क्योंकि भाजपा को भी तो ये पता है कि हम हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे केंद्र की, और फिर जिस राज्य में इनकी सत्ता रहेगी वहां पर जो केंद्र में सरकार बैठेगी वो वही खेल इसी कानून से इनके साथ कर लेगी। तो ये चीजें तो भाजपा को भी पता होंगी ना। राम प्रकाश जी, आपने जितने लंबे सवाल ये किया उसका एक लाइन का जवाब मुझे जवाब बता दीजिए कि 11.25 साल में भाजपा के कौन से एक मंत्री ने, कौन से एक मुख्यमंत्री ने किसी भी कारण से नैतिक आधार पे कोई इस्तीफा दिया है क्या? कितने बड़े बड़े इशू आज तक 11.25 साल में? राजनाथ जी ने तो सरेआम कह दिया कि ये इस्तीफे यूपीए के समय में होते थे, हमारे यहाँ नहीं होते। चाहे किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाने से लेकर के कितने ही बड़े से बड़े मामले आगे मैं गिनवाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। पेगासस से लेकर के, राफेल से लेकर के, नोटबंदी के तमाम उनको लेकर के कोई चीज ऐसी नहीं बची जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर के क्या 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 नहीं हुआ इस देश के अंदर। उसके बावजूद क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई? प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र जाते हैं, वहां एक रैली को संबोधित करते हैं और वो ये कहते हैं कि साहब 60,000 करोड़ का गपलेबाज, किसको कह रहे थे? अजीत पवार को। तो उसके बाद तो एजेंसियों को 1 घंटे के अंदर सब कुछ कर देना चाहिए था। हुआ 2 दिन के अंदर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो सरकार नैतिकता का चैप्टर पढ़ा रही है, वो सरकार नैतिकता के गर्भ के अंदर ये कानून लेके आई है। तो ये चीज देखनी पड़ेगी। मैंने आपको जो सत्ता पक्ष का और विपक्ष का जो जांच एजेंसियों का है वो एक स्टोरी भेजी है, वो उसके तो दर्शकों को दिखाइएगा एक्सप्रेस की। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो 11.25 साल से वॉशिंग मशीन चल रही है चुनाव प्रबंधन के नाम पर, कि जब तक आप मेरे विरोधी हैं तब तक आप चोर हैं, करप्ट हैं, क्रुक हैं, और जिस दिन मेरे साथ आ गए उस दिन आप ड्राई क्लीन होके राष्ट्रवादी हो गए और देश के विकास में जुट गए। हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के इस लिस्ट को जोड़ते जाइएगा, शाम हो जाएगी आपको विपक्ष के लोगों को लाने में। तो बेसिकली नैतिकता का तो एक बहाना है, नैतिकता एक दिखावा है। जैसा राष्ट्रवाद है ना, वो नैतिकता भी वैसी ही चीज है जो जिसकी परिभाषा ये खुद करते हैं। आज आप सोचिएगा, ये तो केवल ये है कि विपक्ष की सरकारें 4-5 है, क्या ये डेथ वारंट, और विपक्ष की सरकार को छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है जो इनके सहयोगी हैं एनडीए के, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार टाइप के, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगला नंबर उनका भी? ये खतरे की घंटी नहीं है, ये सहयोगियों के लिए भी विरोधियों के लिए भी अलार्म है, खतरे का अलार्म है, और बचेगा कोई भी नहीं। सिंगल सी एक लाइन की बात है कि केवल हम रहेंगे, एक नेशन एक लीडर, वन नेशन वन इलेक्शन तो ये कहते हैं, अल्टीमेटली इसको वन लीडर पे लाना है। वही चाइनीज मॉडल, वही रशियन मॉडल, वही उत्तर कोरियन मॉडल, जिसकी चर्चा हम सालों से लगातार रह करके अनेक विषयों पर कर चुके हैं। अब आप समझिएगा इस सारे पीछे की मंशा है।
ये जो पूरे का पूरा कंसेप्ट है जो ये लेकर के आ रहे, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक घोर असंवैधानिक फेडरलिज्म के खिलाफ, जो संघवाद जिसको आप कहते हैं, विरोधी विधेयक को पारित कराने के लिए संवैधानिक नैतिकता का उपदेश दे रही है, जो स्पष्ट रूप से गैर भाजपा सरकारों में निर्वाचित विपक्षी नेताओं को सत्ता से बेदखल करने के हथियार के रूप में न केवल बनाया गया है, उसको लागू भी किया जा रहा है। ये कब हो रहा है? 11वें वर्ष में। जब तक वह वही बात में जो आपको फिर कह रहा हूं कि एक भी केंद्रीय मंत्री या राज्य के मंत्री ने नैतिक आधार पर कोई पद छोड़ा हो, पहलगांव के बाद छोड़ दिया हो किसी ने, बता दीजिएगा। किसी भीषण रेल दुर्घटना में छोड़ दिया हो, कोविड मिसमैनेजमेंट में छोड़ दिया हो, नोटबंदी से हुई मौतों में छोड़ दिया हो। ये केवल एक पाखंड है, एक पाखंड की उसमें सारी चीजें बेसिकली विपक्ष को धराशायी और नेस्तनाबूद करने का खेल है पूरे का पूरा। और विरोधियों के लिए नहीं, ये अल्टीमेटली सहयोगियों के लिए भी ये वेपन सेकंड स्टेज पे है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये एक खास तरह की एग्जिट प्लान है, जिसको निकासी योजनाएं कहते हैं। बेसिकली अभी तक क्या हो रहा है, संवैधानिक व्यवस्था हमारी क्या है अब तक, लोकसभा और विधानसभाएं ही निर्वाचित नेताओं को हटाने का एकमात्र मंच है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे जैसे फ्लोर टेस्ट। अब सत्ता को राष्ट्रपति भवन और राजनिवास, जिसको राजभवन कहते हैं आप, उनके पास देने की तैयारी है, जहां वर्तमान सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल, वो सारे के सारे नियुक्त है, कोई भाजपा का अध्यक्ष है, कोई संघ का एकलव्य है, तमाम ऐसे लोग राजभवनों में बैठे हुए, उनके जरिए निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को निपटाने का ये लंबा खेल है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। और सरकार चूंकि आज वीक फुटिंग पे है, नैरेटिव बदलना उसके इनिशियल मूल में है, लॉन्ग टर्म में इसको वन नेशन और वन लीडर के रूप में स्टेब्लिश करने का सारा खेल है। इसको समझ के रखिएगा। जो भी शब्द ये कहे जाएंगे पॉमेरियंस के द्वारा, कीर्तन मंडली के द्वारा, वो केवल एक आवरण है। उसके पीछे की मंशा सबसे महत्वपूर्ण डेमोक्रेसी में होती है, व्हाट इज योर इंटेंट बिहाइंड एनी मूव। सो इंटेंट इज वेरी सिंपल, वन नेशन एंड वन लीडर, दैट्स ऑल। नहीं तो सर, सरकार में कोई बैठा हो, अगर उसके ऊपर आरोप नहीं लगेंगे, आरोप सिद्ध नहीं होंगे, आरोप उस तरीके का मसला नहीं होगा, तो वो जेल जाना कोई इतना सामान्य प्रक्रिया तो है नहीं। दूसरा, ये जो कानून है जिसको अब संशोधन करके जो कानून बनाया जा रहा है, वो कानून जिसको अमित शाह साहब पेश कर रहे हैं, क्या वो सदन से पास हो जाएगा? किस तरीके का बिल है वो? एक तो जरा वो हमारे दर्शकों को समझाइए। दूसरा, जो अमित शाह साहब कह रहे हैं या जो बिल लेकर के आ रहे हैं, वो उसी बिल के थ्रू जब वो कानून हो जाएगा, तो क्या भारत के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सारे लोग, इन सारे लोगों के फंसने के चांसेस नहीं आएंगे, जेल जाने के चांसेस और सत्ता से, कुर्सी से हटाए जाने के चांसेस नहीं बनेंगे? राम प्रकाश जी, इसमें प्रधानमंत्री का, केंद्रीय मंत्रियों का नाम लिखा गया है जान पूछ करके। तो आपको भी पता है कि पिछले 11 साल के अंदर कितने भाजपाई मंत्रियों की जांच हुई है स्टेट लेवल पे, सेंटर की तो छोड़ ही दीजिए। वही बात, फिर सवाल वहां पे अटक के आ रहा है। वो तो केवल एक आवरण है कि प्रधानमंत्री को भी इसकी परिधि से बाहर नहीं रखा गया है। आज की तारीख में तो अडानी की जांच नहीं होती, हिंडनबर्ग की इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई, तमाम ऐसे मसले आ गए अडानी के खिलाफ। अमेरिका संबंध तामील कराने की कोशिश कर रहा है, वो तो संबंध तामील हो नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री की जांच कौन कर लेगा? और अडानी को किसकी शेल्टर है, किसकी वो है, कौन सी ऐसी कवरेज है जिसके कारण वो सब चीजों से बाहर है, भारत के संविधान के दायरे से बाहर है। बेसिकली इसके पीछे की नीयत को समझिए। और नीयत यह है कि बड़े बड़े नाम लिख लीजिए, प्रधानमंत्री लिख दीजिए, पूरा केंद्रीय कैबिनेट, उनकी जांच करेगा कौन? पीएम केयर्स फंड में कहां कहां से पैसा आया, इसका आरटीआई का जवाब तो मिलता नहीं, जांच किस बात की करेंगे आप? प्रधानमंत्री उस ट्रस्ट के चेयरमैन है, गृह मंत्री है उसके अंदर, राजनाथ है उसके अंदर, तमाम लोग हैं, होगी क्या जांच? आपको इसकी मंशा समझनी पड़ेगी। जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है, खासतौर पर मोदी और शाह, मोदी जी क्या कहते हैं घूमते हैं बाहर कि हम 50 साल शासन करने आए। अभी 2 हफ्ते पहले जो उस पर ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही थी संसद में, क्या कहा था अमित शाह जी ने भरे सदन के अंदर? विपक्ष को कहा था कि अभी आप 20 साल वही बैठने के लिए और तैयार हैं। याद होगा ना आपको? इनकी मंशा, इनको ये लगता है कि तुम्हारी सत्ता जाने वाली नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत के जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन थे, चाहे वो अदालतें थी, चाहे वो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो चुनाव आयोग, यही 3 मेन थे। प्लस मीडिया एक चौथा, सो कॉल्ड आपका फोर्थ स्टेट कहने को है, वो ऑलरेडी पोमेरियन है, वो इनके बिस्किट्स के ऊपर जिंदा है। अब जो हालत है वो कंप्लीट एब्सोल्यूट कंट्रोल और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड जुडिशरी, और सब कुछ कमिटेड चाहिए इनको। उस दिशा में ये अगला कदम है। और जो आपने कहा कि इसकी व्यवस्था क्या है, इसमें सिंपल सी बात, आपने कहा कानून, कानून साधारण है। पीएमएलए का कानून केजरीवाल पर लगाया, पीएमएलए का कानून अपने क्या लगाया, उनके डिप्टी सीएम से सिसोदिया।
और हेमंत सोरेन पे लगाया। उनके घर पे 1 रुपए की बरामदगी हुई थी क्या? क्या कोई मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हुई थी क्या? कोई क्विड प्रो को इस्टेब्लिश हुआ क्या अब तक अदालत में? और वो अंदर भी रह लिए, उनकी कुर्सी भी चली गई, अंदर भी रह लिए, बाहर भी आ गए, सारी चीज हो गई। तो आपको क्या लगता है कि ये बाकियों के साथ नहीं किया जा सकता? और भारत का संविधान क्या कहता है? अदालत के हजारों फैसले हैं, जब तक रामप्रकाश राय को किसी अपराध में दोषी साबित नहीं कर दिया जाता तब तक आप दोषी नहीं होते हैं, आपके ऊपर सजा लागू नहीं होती है, तब तक आप केवल आरोपी रहते हैं। 30 दिन किसी को भी पकड़ के, आजकल आपको पता है ना, जिस दिन सरकार चाहे उसको कितने दिन जेल में रख सकती है। अरविंद केजरीवाल कितनी जेल में रहे थे आपको पता है? 6 महीने तक, जिसकी गार्ड में ये कानून बनाया जा रहा है। उसके बाद तमिलनाडु के मंत्री थे सेंथिल बालाजी, 241 दिन वो जेल में रहे थे। किसी भी व्यक्ति को जेल में पीएमएलए में पकड़ के डाल दो, कितने दिन में जमानत होती है आप बता दीजिए? 100 दिन से पहले किसी की जमानत हुई थी क्या? ये 30वें दिन कर रहे हैं कि 30 दिन केस दर्ज करना तो कोई बात ही नहीं है ना। राहुल गांधी पे पीएमएलए लगा रखा है, याद नहीं आपको? सोनिया गांधी पे पीएमएलए की धाराएं ये जेल केस में, तो ये किसी को पकड़ के अंदर दे दोगे और उसके बाद अदालत पता ही आपको कहां से जमानत होगी, कब होगी? तो एक भी व्यक्ति पद पे नहीं रहेगा जो आपके साथ। और जितने बीजेपी के लोग आज तक बता दीजिए 11.25 साल में कितनों पे रेड हुई, कितने अरेस्ट हुए? तो ये स्पेसिफिकली टारगेटेड है। और अब आप देखिए तमाम तरह की चर्चाएं मीडिया में चलती है, मैं उनसे बहुत बार सहमत नहीं होता। चंद्रबाबू नायडू ये कर देंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये कर देंगे, वो कर देंगे। है किसी की मजाल क्या आपको ऐसा लगता है? हवाई फायर करना एक बात है, सबको अपनी नौकरी और जान प्यारी है, सबको अपनी आजादी प्यारी है। कोई सोच भी लेगा तो उसको पता है शाम तक उसका क्या हाल होने वाला है, कोई पूछने वाला थोड़ी है। सबकी फाइलें बनी हुई। यहाँ तो तमाम ऐसे ऐसे बड़े बड़े फंक्शनरीज का, अशोक लवासा साहब के साथ क्या किया गया था याद होगा? तो पक्ष बचा बचा कोई नहीं हुआ है। उसका केवल इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज लाई जा रही है संवैधानिक नैतिकता के नाम पर। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको 100% सजा मिलनी चाहिए, कहां समस्या है? लेकिन आपको आरोपी बता करके पीएमएलए की धारा आपकी जेब में चवन्नी नहीं है, अब पीएमएलए लगा दिया। 31 दिन तक तो ना तो चालान कोर्ट में पेश होना ना कुछ होना, पकड़ के अंदर दे दिया। 3 महीने के बाद होता रहेगा जो कुछ, आपकी तो नौकरी चली गई, सरकार आपकी डिस्टेबलाइज करती घूमती रही, अब जाइए। ये प्रयोग कब तक चाहता है देश? जब इस देश के अंदर एक स्टेब्लिश्ड कानूनी प्रक्रिया है, किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने की एक प्रक्रिया है, आरोपी बनाने की एक प्रक्रिया है। केवल आरोप लगा देने से कोई दोषी कैसे होगा? कैसे किसी का पद छीन लेंगे आप? ये कौन से संविधान में लिखा हुआ, मुझे यही समझा दीजिए आप बात। ये बिल जो है अमित शाह ने जब पेश किया, पेश होने के साथ ही जो है विपक्ष ने इसकी कॉपियां फाड़ दी हैं। अब मैं जो मेरा सवाल अधूरा रह गया था, जिसमें क्या नियम कानून होगा इसको पास होने के लिए? कितने मतलब क्या ये पूरी तरीके से तय है कि ये कानून, ये संशोधन विधेयक जो है वो लेकर के जो अमित शाह साहब आए हैं वो पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा? देखिए इसके 3 हिस्से हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025 साधारण बहुमत का है वो। उसके अलावा जेड के ऑर्गेनाइजेशन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2025 का, वो भी पास हो जाएगा। जो असली खेल है वो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है। उसको पास करने के लिए क्या नंबर्स जुटा पाएंगे? साधारण बहुमत से नहीं, उसके लिए मेजोरिटी दूसरे तरीके की चाहिए। तो उसमें क्या आप अपोजिशन को सस्पेंड करोगे? उसके लिए क्या, इनके पास सारे तरीके हैं। जब चेयर अपने साथ हो, और किस तरीके से कृषि बिल पास किए गए थे, किस तरह की तमाम चीजें होती है, और हर रोज किस बात पे झगड़ा होता है कि पहले हाउस को ऑर्डर में लाइए, वोटिंग कराइए, तब बिल को पास या फेल घोषित कीजिए। तो वो सारी परंपराएं तो बैक सीट ले चुकी है। तो आपको केवल ये देखना पड़ेगा कि जो 2 है कानून, वो तो रूटीन कानून है, वो साधारण बहुमत से पास हो जाएगी। जेड के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025। जो 130वां संशोधन विधेयक है, सारी चीज उस पर आकर के अटकेगी। और इसीलिए एज ऑफ नाउ इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात है, संयुक्त समिति में भेज दिया है। लेकिन ये तलवार एक तरीके से लटक गई है, अब पार्लियामेंट के अंडर कंसिडरेशन हो गए हैं ये बिल, और ये ऑल ऑफ ए सडन आज के बिजनेस में जोड़े गए, ये मत भूलिएगा। इससे पहले कोई प्लानिंग इसकी थी ऐसा नहीं। लास्ट मोमेंट पे अगर जब आप इसका दिखाएंगे, मैंने आपको नोटिफिकेशन भेजी है वो दिखाइएगा, उसमें बाकायदा कहा गया है कि आज का जो बिजनेस है उसके अंदर इसको जोड़ दिया जाए, और गृह मंत्री ही फिर इसको मूव करेंगे कि इसको संयुक्त समिति के अंदर भेज दिया जाए। तो ये बेसिकली एक तलवार है जो सारे विपक्ष को दिखा दी गई है। अब विपक्ष इस पे ऐसे कि आपने सुबह से एक चीज देखी कि ये चीज कल शाम से, कल रात से लगातार चर्चा में है। विपक्ष ने इसका बाहर ज्यादातर विरोध क्यों नहीं किया? उसको ये पता था कि सरकार इस गेम के जरिए नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रही है। जो चाइना के साथ जो कुछ कर रहे हैं पर्दे के पीछे, जो अमेरिका के साथ जिस तरीके से कॉटन के ऊपर टैरिफ हटा दिया 11%, और जिस तरीके से जो वहां का वित्त मंत्री है उसने बता दिया कि $16 बिलियन भारत के रईसों को कमवा दिए मोदी सरकार।
उन सारे प्लस वोट चोरी के आरोप है, यात्रा लगातार चली रही है। तो सारे के सारे जब गिरे हुए थे तो विपक्ष को भी ये पता है कि नैरेटिव को शिफ्ट करने की कोशिश सरकार कर रही है, इसलिए वो अपने नैरेटिव पे अड़े हुए हैं। हाउस के अंदर कॉपी फाड़ना एक बात है, उन्होंने जानबूझ के एक स्ट्रेटेजी के तहत इसको ज्यादा तूल फिलहाल के लिए नहीं दिया, क्योंकि अगर वो इसको तूल देंगे तो बाकी तो फिर आपको पता है पोमेरियन मीडिया और सारा कीर्तन इसी पे करेगा, और मूल जो नैरेटिव है वोट चोरी का, सरकारों का कब्जाने का, चुनाव के प्रबंधन के नाम पर जो कुछ होता है, उस सारे के पीछे छिपने की कोशिश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जिस तरीके से फंसे हुए हैं, बहुत बुरे तरीके से उन्होंने सरकार को एक्सपोज कर दिया है, तो विपक्ष उस सारे को समझ रहा है खेल को, इसलिए वो इस पर ज्यादा शोर मचाने की बजाय वो अपने मूल मुद्दों पर अटके हुए कि पहले इसका जवाब दीजिए। हाउस आपको पता है कल खत्म हो जाएगा, कल तक का सेशन है, उसके बावजूद भी सरकार को एक बार भी ये नहीं आया कि यार एसआईआर पे चर्चा करा ही लेते, जबकि सदन के बाहर खड़े हो गए मोदी जी 21 जुलाई को क्या कह रहे थे कि हम हर मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार है। अब ये एसआईआर का मुद्दा, इस पर ऐसी क्या चीज है जो बात नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? और इसकी गाब में जितने भी मसले थे उन सबको बैक सीट पे दे दिया गया। यही तो सरकार चाह रही है, 11.25 साल से ये तो कर रही है। दूसरा कार्यकाल जो मोदी जी का रहा उसके मध्य से हम देखें तो कई जगह कई राज्य ऐसे रहे जहां पर चर्चाएं चली कि मुख्यमंत्री के साथ अमित शाह की नहीं बन रही है, उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ अमित शाह की नहीं बन रही है। उसमें गुजरात भी था और गुजरात ठीक ठाक समय तक रहा है उस पूरे इस तरीके के उसमें कि अमित शाह से नहीं बनती थी वहां के मुख्यमंत्री की। उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। कहीं क्या ये भाजपा के उन मुख्यमंत्रियों के लिए ही तो लाया हुआ कानून नहीं है? क्योंकि केवल हम विपक्ष को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, अमित शाह साहब जिस तरीके से अपना कंट्रोल ढूंढ रहे हैं, चाह रहे हैं, और वो नहीं पा पाते हैं, तो उनकी स्थिति हम सब देख चुके हैं। तो ऐसे के लिए भाई वो भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं जो नहीं हट रहे हैं या जो अमित शाह के दबाव में नहीं आते हैं पूरी तरीके से, आप उनके खिलाफ कोई आरोप लगा लीजिए। रामप्रकाश जी माफ कीजिएगा, ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी इस पे, आप 11.25 साल का इतिहास देखिए, अगर एक योगी आदित्यनाथ को छोड़ दें तो बीजेपी के किस मुख्यमंत्री की देश में क्या हैसियत है बताएंगे आप? पूरे देश में एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए। सारों का रिमोट शिवराज सिंह दिल्ली चौहान लगातार रहे, शिवराज सिंह नहीं चौहान नहीं लगातार रहे, अमित शाह के अंडर में काम नहीं किए, वो अमित शाह के दबाव में नहीं रहे। वो उनके अपॉइंटी भी नहीं थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो पहले थे उनको निपटाया, जो पुराने चले आ रहे थे, और नए अपने रिमोट के तहत बनाए। इन्होंने किसी स्टेब्लिश्ड मुख्यमंत्री को किसको कंटिन्यू कराया? सारे के सारे ऐसे ही पकड़े। और उसके बाद अगर इनके पास कोई चुनौती है तो केवल ले दे करके एक योगी आदित्यनाथ, बाकी तो इस्तीफा मांगने की देर है, इस्तीफा फैक्स पे आएगा और वो कह देंगे साहब आप लगा दीजिए, दूसरे का इस्तीफा आता रहेगा। हालत ये खड़ी कर रखी है उन्होंने। केवल एक योगी आदित्यनाथ इनके नियंत्रण से बाहर है, वो भी तमाम दूसरे कारणों के चलते। उनका भगवा वस्त्रधारी होना, उनका हिंदुत्व का एक चेहरा होना, और उत्तर प्रदेश का एक बड़ी स्टेट होना, कहीं ना कहीं केंद्र की उत्तर प्रदेश पे एक बियॉन्ड ए पॉइंट निर्भरता रहना, वो सारे के सारे, प्लस आरएसएस की सो कॉल्ड उनसे निकटता। आज की तारीख में कुछ भी कोई कहता रहे, ना तो योगी आदित्यनाथ को मोदी और शाह कभी बनाना चाहते थे। आप बहुत सीनियर आदमी, आपको मुझसे ज्यादा पता है उत्तर प्रदेश का किस तरीके से मनोज सिन्हा वहां गए थे, सलामी होगी थी, सारी बात होगी थी। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, और 3 दिन बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। ये साधारण नहीं, वो असाधारण परिस्थितियां थी, वो आरएसएस का सारा खेल था। इसीलिए चाहकर भी ना तो मोदी उनका कुछ बिगाड़ पा रहे हैं, ना योगी आदित्यनाथ, सॉरी अमित शाह। फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे उनको निपटाने में आज ये सक्षम है, ये मान करके चलिएगा। केवल और केवल इनकी चिंता ये है कि आरएसएस के साथ फिर क्या होगा, इनके आपसी संबंधों का क्या होगा, और वहां पर अल्टरनेट कोई इनके पास ऐसा नहीं है जिसको हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश कर सके। जो असली बीमारी है वो ये, संघ को भी पता है कि अगर उत्तर प्रदेश भी इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया तो फिर ये बेकाबू हो जाएगी। इसलिए हल्का सा चेक एंड बैलेंस है, और योगी उसी फॉल्ट लाइन का लाभ उठा रहे। योगी ना तो कभी चॉइस थे, ना कभी आज है, और ना कभी होंगे। अगर अमित शाह का कोई सबसे बड़ा कंपिटिटर है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में उसको निपटाना चाहेंगे, भरसक प्रयास भी होते हैं, निपटा नहीं पा रहे, लेकिन उसके लिए कानून काम नहीं आएगा, वहां कुछ और काम आएगा। ये कानून केवल विपक्ष के लिए नहीं, तो इस बिल में राज्यों से सहमति की जरूरत पड़ेगी ना, इस बिल को पास कराने के लिए? तो अपने राज्यों में पास करा देंगे ना, कहां समस्या है? तो नैतिकता दगा तो नहीं, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओपन में जोड़ जो दिया। राज्य हैं वहां जो मुख्यमंत्री बैठा उसको भी तो ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ये पास हो जाएगा तो मुझे मेरी जेल जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो इनके सहयोगी दल हैं उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि मेरी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बढ़ क्या जाएंगी, वो फिक्स हो जाएगा कि उनको जब चाहेंगे तब उनको टांग लेंगे।
तो क्या ये सारे राज्य या ऐसे मुख्यमंत्री इसको सहमति देंगे? जो मुख्यमंत्री मोदी और शाह ने बनाए हैं माइनस योगी आदित्यनाथ, वो सारे के सारे बिना सॉफ्टवेयर के हैं। दिल्ली से जो कागज जाएगा वो सच विधानसभा से पारित होकर शाम से पहले वापस आ जाएगा। और इसका एक जीवंत उदाहरण मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जब सतपाल मलिक गवर्नर थे और पुलवामा के समय में गया था वाइन चू करने के लिए, उन्होंने मुझे डायरेक्ट ये बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में 370 हटाई गई थी। मैंने आपको कोट एंड कोट बताया था कि सुबह 9:15 होम हाउस चल रहा था, सुबह 9:15 होम मिनिस्ट्री से मैसेज आया कि आज ये पास करके गवर्नर काउंसिल में आपको हमें देना है। उसके बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा और वो 10:30 हाउस 11 बजे शुरू होता है, आपको पता है, 10:30 श्रीनगर से दिल्ली लैंड कर गया था। सारी फॉर्मेलिटी 1.25 घंटे के अंदर पूरी होगी। तो ये सरकार वैसे काम करती है। या डेमोक्रेटिक वैल्यू, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, फिजिबिलिटी, इन चीजों को अगर आप भूल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तभी आप नए भारत में अपना योगदान दे पाएंगे। वरना मैं और आप वो जो ना पुरातन पंथी माने जाएंगे कि हम मोदी और शाह के कदम ताल नहीं कर पा रहे, जितना तेज भारत में बना रहे हम शायद पिछड़ रहे। इनका एक सूत्रीय एजेंडा। मैंने पूछा सतपाल मलिक से वहां जब वो गवर्नर थे, मैंने कहा आपने कर कैसे दिया? उनका कर दिया मैंने 10:30 बजे तक। 10:30 जो फैक्स था ड्राफ्ट अप्रूव होकर वहां से लैंड हो गया था दिल्ली के। कौन सी गवर्नर काउंसिल हुई थी बता दीजिए मुझे। विधानसभा भंग पड़ी थी, हुआ ना, और सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? आप कायदे कानून की कौन से की बात कर रहे हैं? जिसकी लाठी है उसका बहस है। आज देख लीजिए क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर। अब इस कानून के आने के बाद ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये अमित शाह साहब और मोदी जी के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। सत्ता परिवर्तन होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के लिए यही कानून जो है वो काल का काम नहीं करेगा? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज जो गड्ढा आप दूसरे के लिए खोद रहे हैं वो गड्ढा कभी ना कभी तो आपको फेस करना है। और सत्ता जो है हमेशा के लिए तो मोदी जी की है नहीं, अमित शाह साहब की है नहीं, ये सबको राम पता है। प्रकाश जी, ऐसा कानून लाया ही तब जाता है जब आप एक खास तरह की गलतफहमी के शिकार होते हैं। और वो गलतफहमी है कि हमारी सत्ता स्थायी है। उसी मानसिकता का ये परिणाम होता है। वरना एक लोकतांत्रिक सेटअप में आप ऐसी चीज करने की सोच भी नहीं सकते। लाने की तो बात छोड़िए, वो सोच भी नहीं आ सकती। ये है ही उस मानसिकता का उपज कि हमारा कोई चैलेंज ही नहीं बचा है। हम अकेले हैं, हम सर्वव्यापी हैं, हम स्वयंभू हैं। उसका ये परिणाम, उस मानसिकता का परिणाम। चलिए देखा जाएगा उसका इफेक्ट क्या रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।